अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप हमें थोड़ा सा सीएसएस के बारे में गाइड कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर सीएसएस क्या है, कहाँ से शुरू करना है, प्रोज एंड कॉन्स, सारा कुछ इसमें मैंने डिफाइन करना है आपको। ठीक है। अच्छा जी, पहले कुछ मेरे बारे में बात, ताकि आपको पता हो कि कौन बंदा बात कर रहा है आपसे। बेसिकली मैं टाउन ऑफिसर हूँ, सिंध गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 सीएसएस अटैम्प, एक पीएमएस अटैम्प और न्यूमरस वन पेपर एग्जाम्स दे चुका हूँ। तो ये वाली जो फील्ड है बेसिकली इसका मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है। राइट। मैंने हर जो है उतार चढ़ाव इस फील्ड के अंदर देखा हुआ है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले कि जी, सीएसएस जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो आपका करियर स्टार्ट होता है वो बेसिकली बीपीएस 17 से स्टार्ट होता है। ठीक है। आपको अगर पाकिस्तान में रहना है तो या तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, या आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हो। राइट। अगर इन दो में नहीं हो तो फिर बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है आपका, क्योंकि इसके पर्क्स एंड बेनिफिट ज्यादा होते हैं और पाकिस्तान के अंदर आपके ताल्लुकात भी अच्छे बन जाते हैं। तो जिस तरह से आप ये पिक्चर्स देख रहे होगे कि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, गाड़ियां और ये सारी कुछ, तो यस, ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मामला। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह का करियर करने में कि मुझे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जाना है, मुझे बड़ी पोस्ट के ऊपर जाना है, मुझे FIA, ASF और एंटी नारकोटिक्स और इस तरह के जितने डिपार्टमेंट है बड़े बड़े, उसके अंदर मुझे जाके हेड बनना है उसका, तो आप फिर इस तरफ आओ। अदरवाइज अगर आपने एक सिंपल, एक नॉर्मल आपने लाइफ अपनी जीनी है, तो फिर बेटर है कि सीएसएस को ना ऑप्ट किया जाए। अच्छा, जो बच्चे इसके अंदर आना चाहते हैं पहले देख लो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर 12 आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकी मुख्तलिफ नौयत होती है। ठीक है, डिफरेंट सैलरीज हैं, डिफरेंट नौयत है, कहीं का काम ऑफिस बेस है, किसी का फील्ड वर्क है। आप इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर भी लग सकते हो, आप पुलिस के अंदर ASP DSP भी लग सकते हो, आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर लग सकते हो, लेकिन जो भी आपकी पोस्ट होगी वो 17 ग्रेड की होगी। रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर कोई इसके अंदर आना चाहता है और इसकी तैयारी करना चाहता है? तो एक तो आपकी एज 30 साल से कम हो, आपका CGPA 2 हो तो भी हो जाएगा। ठीक है। 14 ईयर एजुकेशन मिनिमम होनी चाहिए, यानी एक बच्चे ने बीकॉम किया हुआ हो, BS किया हुआ हो, इंजीनियर, MBBS, फार्मेसी, लॉयर, ये सारे जो है एक्सेप्टेबल होते हैं इसमें। ठीक है। तैयारी के लिए कम से कम 6 महीना चाहिए होता है इसका। अगर आज बच्चा कोई ये वीडियो देख रहा है मेरी, और अभी जुलाई आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो जुलाई से लेकर आपका फैब तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है। जुलाई से लेकर फैब तक आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कि यार एक स्टूडेंट जो है ना, जो तैयारी कर रहा है, वो ऐसा ना हो कि उसे फाइनेंसेस डरा रहे हो कि यार मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, या मैं जॉब छोड़ दूं CSS करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आपको ना थोड़ा सा ये चीज तंग करेगी, आप बोर होते जाओगे इस प्रोसेस में, क्योंकि ये लेंदी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें आपकी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपको कोप अप करना पड़ेगा, पहले आप अपने फाइनेंसेस इतने कर लो कि आप ट्यूशन फीस बेयर कर सको, किताबों की फीस होती है, स्टेशनरी की फीस है आपकी। ये सारे जो पैसे अगर आप बेयर कर सकते हो तब फिर आप इसके अंदर जम करना। अगर आप अभी अपने फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस के अंदर हो तो फिर अभी मत ऑप्ट करो, क्योंकि ये टेंशन वाला थोड़ा सा काम है। अच्छा जी, अब वो बच्चे जिन्होंने रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर ली हैं, अब वो आगे आना चाहते हैं, तो ये स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले आपका एक 200 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है। वो 200 मार्क्स का टेस्ट जो है वो 5 से 6 सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है, इसमें इंग्लिश है, मैथ्स और बड़ा बेसिक सा होता है ये। तो 200 MCQs है, नो नेगेटिव मार्किंग, जस्ट 66 ओवरऑल आपको चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक बच्चा कोई 15-20 दिन की भी तैयारी करे तो वो आराम से उसको निकाल सकता है। ठीक है। ये आपका जो है वो इनिशियल टेस्ट होता है। अच्छा, ये होता कब है? यूजुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके दरमियान में कोई डेट आ जाएगी। और फाइनल एग्जाम आपके फैब में होते हैं, CSS का फिक्स है कि फैब में ही एग्जाम होंगे। और अब मजे की बात यह है कि इसके 12 पेपर होते हैं, और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के। 6 दिन में मामला खत्म हो जाएगा ये। एक पेपर में भी आप फेल हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाता है, मतलब ओवरऑल कोई कुछ फायदा नहीं होता, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इस तरह नहीं है यूनिवर्सिटी की तरह के सप्ली दे दी या अगले साल अपेयर होगा, ये वन फेल समझ लो सब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है। बेटा 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल्स होते हैं इसमें। कंपलसरी का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? आपको 40 नंबर चाहिए 100 में से, ऑप्शनल में 33 चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल स्कोर भी 600 करना होता है इसमें। तो ये थोड़ा सा FPSC ने एक हमारे लिए एक जाल बिछाया हुआ है यहाँ पे, कि अगर एक बच्चा जो है 40-40 का सिर्फ स्कोर करता रहेगा तभी वो पास नहीं होगा। एक बच्चा कहता है कि यार मैं 50-50 का स्कोर करूं, तो वो फंस जाएगा आके। आपको ओवरऑल 600 जो है वो स्कोर बनाना है पास करने के अलावा। तो ये थोड़ा सा इसका एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। पेपर क्राइटेरिया इसका क्या होता है कि जी, 11 जो आपके पेपर हैं उसके अंदर 20 MCQs आ रहे होते हैं हर पेपर में। 1 नंबर का एक है, नो नेगेटिव मार्किंग।
और 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होता है जो हमने यूनिवर्सिटीज में दिए हुए। एक सवाल 20 नंबर का होता है, 4 सवाल अटेम्प्ट करना होता है आपने उसमें। अच्छा जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होती है वो यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले करती है, बहुत वाइटल होती है। ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, और इसके अलावा आपके पास जनरल साइंस एबिलिटी, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामियात। इस्लामियात उर्दू इंग्लिश जिसमें आपका दिल चाहे आप उसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कंपलसरी है, हर बच्चे ने देना है, चाहे वो लॉयर है, एमबीबीएस है, फार्मेसी है, इंजीनियर है। राइट। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इन ग्रुप में से चूज करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले वाले ग्रुप में से आपने 200 का एक सिलेक्ट करना है, फिर नीचे वाले में से 100 के आप सिलेक्ट करोगे, तो टोटल इसमें भी आपने 6 सब्जेक्ट करने हैं या 600 मार्क्स के आपने सिलेक्ट करने हैं। वो तो जब आप लोग मेरी मेंटरशिप में आओगे तो वो तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सब्जेक्ट आपका पाकिस्तान अफेयर्स, देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और रिकमेंडेड बुक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, इसको देखते हैं। ओके, इसका सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया इसको। अच्छा, आप देखें यहाँ पे कि पाकिस्तान अफेयर का अगर आप सिलेबस देखें, 100 नंबर का पेपर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा क्विकली मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 26, 27, 28 चीजें आपने पढ़नी है। ठीक है, पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स, प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, सोवेनिटी क्या है, कश्मीर इशू क्या है, पैलेस्टाइन इशूज के अंदर आ जाएगा, पाकिस्तान के रिलेशंस आ जाएंगे, ये 28 हो गए। अब एक स्टूडेंट जो बिल्कुल रॉ है, वो बैठेगा, वो कहेगा जी मैंने कश्मीर इशू उठाया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास कश्मीर इशू लिखा हुआ है। ठीक है, उसने कहा मैं कश्मीर इशू पढ़ूंगा। अब कश्मीर इशू पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कश्मीर इशू में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, का पूरी पूरी बुक्स है बेटा इसके ऊपर। अब यहाँ पे एफपीएससी ने आपको दी हुई है रिकमेंडेड बुक्स कि भाई आपने ये किताबें पढ़नी है अगर आपने पाक अफेयर का पेपर देना है तो। नाउ लुक एट दिस, 5 किताबें यहाँ लिखी हुई हैं, आगे चलते हैं। एंड ये देखें बुक्स, ये बुक्स खत्म नहीं हो रही हैं। तो एफपीएससी ने आपको बता भी दिया कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, बट अगेन फॉर अ सिंगल स्टूडेंट इस सिलेबस को कवर करना, इतनी सारी किताबें पढ़ना इज ऑलमोस्ट या इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, अब ये इम्पॉसिबल है तो हम इसका करते क्या हैं? हमारे पास इसका तरीका होता है इसको करने का। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है नॉर्मल कैंडिडेट जिसने इंजीनियरिंग की, उसने तो इंजीनियरिंग में भी किताबें नहीं पढ़ी, तो बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, 90% लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं है। जो दूसरे बुक वॉर्म्स होते हैं वो यूजुअली वो किताबें पढ़ते हैं जो कि फिक्शनल होती हैं, स्टोरीज हो गए, नॉवेल्स हो गए, तो वो इस तरह की किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है। और अगर कोई बुक रीडिंग स्टार्ट कर दे तो उसको डेटा प्लग करने में इशू आता है कि यार मैं डेटा कैसे लूं, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूं। तो मेरा सीधा सीधा एक जवाब होता है कि आप जब भी इस जर्नी में आ रहे हो तो आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। 4 चीजें क्या है? आपने एक सब्जेक्ट पिक किया, लेट्स सपोज पाक अफेयर्स, तो जहांगीर वर्ल्ड टाइम की किताब है, बहुत अच्छी बनी हुई है, एक किताब वो होनी चाहिए। एक कोई फॉरेन ऑथर की किताब हो, बस एक फॉरेन ऑथर हो, एक लोकल ऑथर हो, जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन मंथली, और इसके अलावा पास पेपर्स मौजूद हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट की ये 4 चीजें पूरी कर लेते हो तो आपकी 70 to 80% तैयारी मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा 70 to 80%, वो आपको आगे समझ में आएगा। वो इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे आपको रेफरेंसेस डालने होते हैं। ठीक है, यानी किताबों के रेफरेंस, जैसे आपने कोई बात करनी है कि जी पाकिस्तान पीछे क्यों है, कि पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन कितना कम है, कितना होना चाहिए, और कौन सी किताब में इसके बारे में बात की गई है। तो जब तक आप अपनी बात में दलीलें नहीं देंगे, आपका पेपर 8-9 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। आपको एक सवाल में कम से कम 14-15 पे जाना है। तो ये जो बुक रेफरेंसेस हैं, ये इसका मेरा पूरा कोर्स होता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या चीज होती है बुक रेफरेंसेस। क्योंकि देखिए आइडियली मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आइडियल कंडीशन होती है उसमें बच्चा नहीं पढ़ता, वो किताबें नहीं पढ़ता, वो भागता है दूर। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास ली थी बच्चों की, 28 मई को क्लास ली थी। अब ये किताब मैंने पढ़ी थी, ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान बाय चार्ल्स एच कैनेडी। अब उसके अंदर ये लाइन है। ठीक है, फिर मैंने एक कोटेशन दिया, फिर एक किताब है, और फिर एक कोटेशन है। ये 4 चीजें मैंने बच्चों को समझाई कि अगर चाणक्य की ये कोटेशन है, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड,
कौन कौन से पेपर में लगा सकते हो, कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है। इसी तरीके से अ हैंडबुक ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जो है फ्री मैन की किताब है। अब इसमें ये जो लाइन है ये आप कैसे लगा सकते हो, कैसे आप एग्जामिनर को बता सकते हो। तो मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, आप लोग इस कोर्स के अंदर भी इनरोल हो सकते हो, जिसमें आपका जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें शायद 60 से ज्यादा बुक्स हैं जो कि मैंने प्रिपेयर की हैं, और मेरे जो 7 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें निचोड़ मिल जाएगा। जवाब लिखने आते हैं तो आपको एक सवाल में 6 से 8 पेजेस लिखने होते हैं। ये बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि सर कोई कहता है 10 पेजेस जाओ, कोई कहता है 4 लिखो, नहीं, 6 to 8 पेजेस एक आइडियल लेंथ है। मेन चीज टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप अपने एग्जाम में एक सवाल 30 से 35 मिनट में करने के काबिल हो तो आपका पेपर पूरा होगा और आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। फिर बात की जाती है कि सर एकेडमीज जो 1-1 लाख रुपए के हमें सेशन प्रोवाइड करी, हम वो कर लें या हम सिंगल मेंटोर से पढ़ लें। देखो, एकेडमीज का मामला क्या है कि वो जाते साथ आपको बुक रीडिंग पे लगा देंगे, पहले दिन ही बोलेंगे भाई किताबें पढ़ना शुरू कर दो। अब आप ये सोचो कि एक क्लास के अंदर एक इंजीनियर है अच्छी यूनिवर्सिटी का, एक एमबीबीएस है, ठीक है, एक फार्मासिस्ट बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है, एक लॉयर है, और एक बच्चा जिसने बीए किया हुआ है सिंपल। क्या ये सारे बच्चे जो हैं वो एक मेंटल लेवल पर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, मेंटेलिटी इनकी डिफरेंट है, तो ये सब एक लेवल पर है ही नहीं, तो आप इनको एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो एकेडमीज में क्या होता है कि पहले दिन ही आपके हाथ में किताब पकड़ा दी जाएगी कि भाई जी ये किताब पढ़ना शुरू कर दें। 6 महीने का सेशन होता है, वो कब शुरू होता है कब खत्म होता है किसी को नहीं पता होता। एकेडमीज इवेल्युएशंस नहीं करती। आपका टीचर डेली चेंज हो रहा होता है, उसका रीजन क्या है कि वहां पे वो सीएसपीस को हायर करते हैं, और वो ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से वो चेंज कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट का रिदम नहीं बन पाता, क्लास के अंदर फजूल की गुफ्तगू हो रही होती है, और टीचर से सपोर्ट नहीं मिलती, बिकॉज टीचर्स आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होता है मामला एकेडमी का। और बाकी सिंगल मेंटोर जो मेरी तरह के टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं, अब मैं सिंगल हैंडेड पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपने मुझसे ही बात करनी है, मैं ही इवैल्यूएशंस करूंगा आपकी, और सारी चीजें मेरे साथ ही होंगी, ठीक है। तो इसमें कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, इसमें 24/7 मेरी अवेलेबिलिटी होती है, इवैल्यूएशन साथ साथ होंगी। तो सिंध, कराची, इन बच्चों के लिए मैं ज्यादा फिक्रमंद रहता हूँ, क्योंकि इस तरह गवर्नमेंट के अंदर ये लोग आते नहीं हैं। हमारा माइंड सेट ही नहीं होता कि यार हम भी कोई एक टाइम पे आके रूल करें यहाँ पे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इतना आपके लिए अफोर्डेबल पैकेज बना दिया जाए कि आप ये सारी चीजें आराम से कर लें। तो बेटा पहला मैंने जो पैकेज बनाया वो 6 मंथ का सेशन है आपका, जिसमें इंग्लिश, प्रेसी और ऐसे कंप्लीट करवाऊंगा आपको। इवैल्यूएशंस होंगी, डेली क्लासेस वगैरह होती हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से प्रेसी के पेपर की डिटेल आ गई। अच्छा, अब ये मैंने आपको डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, अगर आप सिर्फ ऐसे करते हो तो 10,000 पे करने हैं, प्रेसी करते हो तो 20,000, अगर आप दोनों का पैकेज लेते हो तो इसके अंदर मैंने डिस्काउंट है, और मंथली भी किया हुआ है ताकि जो लोग जॉब करें वो भी इजीली पे कर सकें। मेरा कंप्लीट मेंटोरशिप पैकेज भी होता है कि जो 12 सब्जेक्ट्स मेरे हैं अगर किसी के वो मैच करें वो आ जाए, कोई 10 पढ़ सकता है, कोई 6, कोई 4 इसके अंदर पढ़ सकता है, इसके हिसाब से, ठीक है। और सिर्फ इवेल्युएशंस कराना चाहते हो कि आप कहते हो नहीं हमें क्लासेस रिक्वायर्ड नहीं, हमें अपने ऐसे चेक कराने हैं या फिर क्वेश्चन आंसर चेक कराने हैं, तो आप सिर्फ इवेल्युएशंस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये कुछ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उससे स्कॉलरशिप मिले 10%, 20% या 50% मेरे कोर्सेज में, तो बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ। अगर आपने ये स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो आपको एक टेस्ट देना होगा, ठीक है। उस टेस्ट की जो फीस है वो 500 मैंने रखी है। अगर आप उस टेस्ट के अंदर, जो भी टेस्ट होगा उसके एक पर्टिकुलर मार्क्स होंगे, आप अच्छा परफॉर्म करें तो अप टू 50% आपको स्कॉलरशिप दी जा सकती है, यानी 10,000 वाला कोर्स आप 5,000 में कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर सीएसएस से रिलेटेड कोई सवाल हो किसी का, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको डिटेल में जवाब दे दूंगा। मेरा एक ही नंबर है व्हाट्सएप। और हमारी क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी 1 जुलाई से पहले पहले। वीडियो को देखें, कोई सवाल हो पूछें, और कोर्स में इनरोल हो जाएं, ताकि नेक्स्ट जो 6 मंथ है आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी देखें, किस तरीके से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी काम करती है, और आप उसका पार्ट बन जाएं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।